हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसको आज हम जानेंगे और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में जो सबसे पहली हमारा जो शिक्षा का आयोग बना था, यानी कि शिक्षा को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आयोग बनाया गया था उसका आयोग था राधा कृष्ण आयोग। इसी आयोग को हम जानेंगे और आज इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में इस चैनल को आगे शेयर कर दें ताकि सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो भी शिक्षा व्यवस्था, यानी कि आप ये मान लीजिए कि टीचर एग्जाम के लिए आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम का आप परीक्षा दे रहे हैं, उसके अंदर इस टॉपिक से पूछा जाना अनिवार्य है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम पैटर्न बनाया जा रहा है जिसमें टीचिंग को लेकर एक बहुत बड़ा ही एक प्रारूप बनाया गया है जो हमारे टीचिंग एग्जाम में आता है, उसके अंदर आजकल इंडियन एजुकेशन व्यवस्था, यानी कि आप कह सकते हैं इसको एक बहुत ही प्राउड तरीके से, यानी कि बड़े तरीके से इसको पूछा जा रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग जो है वो 1948 से 1949 के समय इसको बनाया गया था। इसको जो है हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, जैसे कि आप पीछे मेरे पीछे देख रहे हैं। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बोर्ड पर एक एक पॉइंट समझा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था, जो जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसका जो है ये जो गठन हुआ था इस आयोग का, तो इस आयोग का गठन 1948 में उससे 1949 के बीच में हुआ था। इस आयोग का नाम था राधा कृष्ण आयोग। ठीक है, इसका नाम था राधा कृष्ण आयोग। ठीक है, इसका जो गठन है वो 1948 से 1949 में हुआ था। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर जो 4 नवंबर 1948 को एक आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्णा। ठीक है, ये उस टाइम के हमारे उपराष्ट्रपति भी हुआ करते थे और ये एक शिक्षक थे जो BHU यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी में ये टीचर थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था राधा कृष्ण आयोग, जो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग। ठीक है, इस आयोग को जो है जो काम दिया गया था वो विश्वविद्यालय की शिक्षा, या आप कह सकते हैं उच्च शिक्षा आयोग, ये इसका सेकंड नाम है। जो मैक्सिमम भारत के जो लोग हैं वो इसको इसी नाम से जानते हैं कि सवाल बनता है, सवाल इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत का प्रथम उच्च शिक्षा आयोग कौन सा था, या आप बन सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग कौन सा था, तो दूसरा उसका नाम था राधा कृष्ण आयोग। ठीक है, इसी के साथ इसका गठन मैंने आपको बता दिया। और इसका जो कार्य था वो था उच्च शिक्षा, यानी कि विश्वविद्यालय लेवल पर जो शिक्षा थी उसकी जांच पड़ताल करना और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपना था। ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि आवश्यकता जो पड़ी, वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो स्वतंत्र भारत से पहले जो अंग्रेजों की, यानी कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, वो भारतीयों के अनुकूल नहीं था। क्योंकि वो एक ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया था, तो ब्रिटिश के द्वारा था। क्योंकि सबसे पहले 1833 में आपको याद होगा कि सबसे पहले 1833 में चार्टर आयोग के द्वारा एक 1 लाख रुपए पर ईयर भारत में एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करने को कहा गया था। उसके बाद में मैकाले समिति आती है, उसका वो आती है आपके 1835 में, और उसका यही कहना होता है कि हम जो है वो इंग्लिश को बढ़ावा देंगे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ब्रिटिश माइंड को हम भारत में डेवलप करेंगे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि देखने में तो वो इंडियन होंगे और माइंड से वो ब्रिटिश होंगे। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए भारत के सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, ये नया एजुकेशन सिस्टम आपको देने के लिए सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। ठीक है, इसलिए इसकी आवश्यकता थी कि विश्वविद्यालय यानी कि उच्च शिक्षा में, हाई एजुकेशन में इसकी पुनः विचार करना था, यानी कि पुनः संरचना करना, यानी कि इसको दोबारा उसका फॉर्मेट बनाना था। साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास और संस्कृति विकास के लिए भी जागरूकता छात्रों में लाने की आवश्यकता थी। ये इसलिए थी क्योंकि अगर हम नए नए आजाद हुए थे तो हमारे अंदर राष्ट्र का विकास करना एक सर्वोपरि था, सबसे पहले था। और साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति को ब्रिटिश के द्वारा दबाया गया था, यानी कि उनके द्वारा जिस संस्कृतियों को हमारे दबा दिया गया था, उनको पुनः विचार करके पुनः निर्माण करने के लिए और पुनः उसका विकास करने के लिए भी यहाँ पे इसकी आयोग की आवश्यकता थी। साथ ही साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक टेक्निकल सिस्टम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो उसलिए टेक्निक विकास करने के लिए और साथ ही साथ साइंस डेवलपमेंट करने के लिए भी हायर एजुकेशन में इस आयोग ने अपनी भूमिका प्रदान की थी।
साथ ही साथ इस आयोग ने जो सिफारिशें दी थी, वो सिफारिशें सभी इस सुझाव पर दिया गया था कि विश्वविद्यालय की जो विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर है, उसको ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने सुझाव दिए। और इस आयोग में कहा कि छात्रों के द्वारा लोकतंत्र को विकसित करना और साथ ही साथ छात्रों में उच्च सोच यानी कि हाई लेवल की मेंटेलिटी उत्पन्न करने के लिए भी इस आयोग ने सिफारिश की थी। साथ ही साथ अतीत यानी कि हमारा इतिहास और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट और इतिहास के बीच में जो समन्वय है, उसको विकसित करने के लिए भी इन्होंने छात्रों के अंदर माइंड विकसित करने के लिए भी इन्होंने अपनी एक सिफारिश दी थी। साथ ही साथ इसका जो आगे की है, इसके हम आगे के लोग पढ़ेंगे। उसका नाम है आयोग की जांच के विषय। जो जांच के विषय थे आयोग के, उसके बारे में हम इसमें जो आयोग यानी कि राधाकृष्ण आयोग के माध्यम से भारत सरकार को जो सुझाव दिए गए थे, उसके साथ 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 भारत सरकार ने भी राधाकृष्ण आयोग से ये कहा था कि आपको इन टॉपिक पर हमें एक रिपोर्ट देनी है, ताकि जिससे हम इसको एजुकेशन पॉलिसी बना सकें। तो इसी के विषय में राधाकृष्ण आयोग को जो भारत सरकार के द्वारा जो विषय दिए गए थे, यानी कि जिस विषय पर जांच करनी थी, यानी कि जांच के जो विषय थे, उन विषयों के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की जांच करना इनको बताया गया था कि आपको जो है फील्ड में जाना है और उच्च शिक्षा स्तर की जांच करनी है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में जो उच्च शिक्षा की यानी कि उच्च स्तर यानी हाई लेवल की जो शिक्षा है, वो कैसे दी जाए, इस विषय पर भी उन्हें जांच करने का आदेश दिया गया था। साथ ही साथ एक जो गंभीर मसला था उस वक्त पर, वो सबसे ज्यादा गंभीर मसला ये था कि भारत में जो स्टूडेंट थे वो ज्यादातर अनुपस्थित होते थे, यानी कि अब्सेंट स्टूडेंट की मात्रा अधिक थी। साथ ही साथ जो क्लास के अंदर तो अनडिसिप्लिन था, उसके कारण भी यानी कि आप कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता भी उस टाइम क्लासों के अंदर ज़्यादा थी और अब्सेंट तो मैक्सिमम थी। ये एक गंभीर विषय था जिस पर आयोग द्वारा चर्चा की गई थी और इसका समाधान निकालने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय का प्रशासन था उसको कैसे अच्छा किया जाए, इस पर आयोग ने जांच की। और साथ ही साथ प्रशासन विश्वविद्यालय को जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, वो कैसे दी जाएगी, इस पर भी उन्होंने एक गंभीर चर्चा की थी। साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से उनको एजुकेशन दी जाए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे आप कह सकते हैं कि वो एक किसी जिस फील्ड में जाएं अच्छा अपना आप को बेहतर बना सकें, अच्छे व्यक्तित्व उनके अंदर डेवलप हो सके। इस सब चीज़ों की उनको एक जांच करने की का विषय बनाया गया था। साथ ही साथ जो अन्य विषय था वो तो ये था कि छात्रों के कल्याण के लिए कैसे काम किया जाए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे अनुपस्थित होते हैं यानी कि अब्सेंट वाले हैं और जो अनुशासनहीनता वाले स्टूडेंट हैं उनके कल्याण के लिए, और जो नॉर्मल जनरल स्टूडेंट हैं उनके कल्याण के लिए आयोग के माध्यम से क्या क्या सुझाव आएंगे, भारत सरकार उस पर विचार करेगी और उसको एजुकेशन पॉलिसी में ऐड करेगी। ये भी एक विषय का चर्चा का विषय था, यानी कि जांच का विषय था। साथ ही साथ हमारा था उच्च शिक्षा के जो लक्ष्य थे, यानी कि यूनिवर्सिटीज तो खोली गई थी, विश्वविद्यालय तो बनाए गए थे भारत में। साथ ही साथ उन विश्वविद्यालयों का क्या अपना क्या लक्ष्य है, यानी कि जो एम क्या है, उनका लक्ष्य निर्धारित किए गए, यानी कि हमें जो है वो एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमें भारतीय की उच्च शिक्षा इस तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी है, किस तरीके से करनी है, इसकी एक जांच बनाई गई है, आयोग के द्वारा बताया गया। साथ ही साथ जो शिक्षकों की नियुक्ति थी, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया कि आप जो है एक यूसीजी का गठन कीजिए। यूसीजी का गठन करने के बाद शिक्षकों की भर्ती जो है उसके तहत कीजिए, उसके जो रूल और गाइड है उसके अनुसार शिक्षकों की भर्ती कीजिए। साथ ही साथ जो शिक्षकों के द्वारा और जो स्टूडेंट को टीचर के द्वारा, और हम कह सकते हैं कि संस्थान के द्वारा, संस्थान का मीन्स है कि यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, एक सॉफ्ट पाठ्यक्रम बनाया जाए, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही साथ उसको फ्लेक्सिबल भी बनाया जाए, यानी कि बच्चे जो हैं पाठ्यक्रम को आसानी से समझें और उसको पर्सनल लाइफ में, यानी कि हमारे जो समाज के अंदर, उसको कैसे कनेक्ट करके अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, जिससे समाज और छात्रों के बीच में अच्छा समन्वय बन सके, ताकि हमारी जो पढ़ाई है, यानी कि जो
यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया गया ज्ञान है उसको समाज में कैसे अप्लाई किया जाए, एक ये भी इसका आयोग ने इस पर चर्चा की। और साथ ही साथ माध्यम कैसा होना चाहिए, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर स्कूलों के अंदर किस मीडियम में यानी किस माध्यम के से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा तो इंग्लिश का ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था। कुछ ही स्कूल ऐसे थे जिसमें हिंदी में भी एजुकेशन दी जाती थी, मगर इस आयोग ने राधाकृष्ण आयोग 1948-1949 के माध्यम से आयोग ने ये सिफारिश की कि भारत में किस तरीके का हमारा जो माध्यम है पढ़ाने का मीडियम है क्या होना चाहिए। इस पर आयोग ने चर्चा की और इसमें आयोग में चर्चा करने के बाद दो तरीके का इसके अंदर निकला। पहला निकला कि आपको इंग्लिश में एजुकेशन देनी है, साथ ही साथ आपको हिंदी में एजुकेशन देनी है, और इसकी इन हिंदी वाले की प्रॉपर्टी यानी कि जो मेजोरिटी थी ज़्यादा थी, तो उसके तहत हिंदी में भी इसको एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ अब हम इसका पढ़ लेते हैं कि शिक्षा का संकाय क्या था। शिक्षा का संकाय मैं लिखने से पहले आपको वैसे ही बता देता हूँ। शिक्षा का संकाय था प्रोफेसर, व्याख्यात, पाठक और आपका प्रशिक्षक, यानी कि योग्यता के अनुसार पद्धति के अनुसार इनकी प्रोन्नति होगी, यानी कि इनका प्रमोशन जो होगा वो आपका एक आप कह सकते हैं कि योग्यता के अनुसार होगा, क्योंकि इसमें थी। और वेतन वेतन जो होगा इनको सम्मानित जनित वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ इनकी सेवा की भी कुछ शर्तें थी। शिक्षक की बात कर रहा हूँ मैं, टीचर की, जो आयोग ने बताया कि टीचर ऐसा ऐसा होना चाहिए, टीचर के साथ साथ ऐसा ऐसा होना चाहिए, आयोग ने बताया। ठीक है, आयोग ने बताया कि शिक्षक को एक साप्ताहिक अवकाश कहते हैं, छुट्टी कह सकते हैं उसको, हिंदी में अवकाश कहते हैं, यानी कि एक हफ्ते में एक छुट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक वीक में 18 घंटे उससे काम कराना चाहिए, यानी कि 18 घंटे का उसका शिक्षण कार्य होना चाहिए। एक वीक के अंदर 18 घंटे का शिक्षण कार्य होना चाहिए। साथ ही साथ वो एक हफ्ते में इससे ज़्यादा उसे शिक्षण कार्य नहीं लेना चाहिए। शिक्षण के लिए आवश्यकता हो तो, यानी कि टीचर के लिए अगर आवश्यकता है तो वे संपूर्ण सेवा काल में, यानी कि आप कह सकते हैं एक कॉलेज का प्रोफेसर अगर उसको आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, अपने आप को डेवलप करना है या अदर कंडीशन है, तो उसके लिए वो पूरे सेवा काल में आप कम से कम 3 साल की छुट्टी ले सकता है, ये आयोग ने इसमें कहा था। ठीक है, मगर एक कंडीशन आयोग ने इसमें लगाई थी, वो कंडीशन ये लगाई थी कि कोई भी शिक्षक एक साथ 3 साल की छुट्टी नहीं ले सकता, वो सिर्फ 1 ईयर करके ही छुट्टी ले सकता है, यानी कि हमारे वो 1 साल की 1 साल की 1 साल की इस तरीके से पूरे संपूर्ण सेवा काल में 3 साल की छुट्टी ले सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने बताया आपको, ये बताया कि शिक्षक को आवश्यकता हो, आवश्यकता का मतलब है कि उसको अपने आप को अपडेट करना है, या मान लीजिए कुछ वो ऐसा रिसर्च वगैरह कर रहा है, कुछ ऐसी चीज में है कि वो आगे का अपना अपना हाई लेवल बढ़ा रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो उसमें से शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। साथ ही साथ आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय में कम से कम, यानी कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम, यानी कि अधिक से अधिक 3,000 स्टूडेंट होने चाहिए, यानी कि छात्र होने चाहिए। साथ ही साथ महाविद्यालय में मेरे प्यारे साथियों 1500 स्टूडेंट का इन्होंने कहा। आयोग ने सुझाव दिया अपने रिपोर्ट में कि विश्वविद्यालय के अंदर 3,000 स्टूडेंट और महाविद्यालय के अंदर 1500 स्टूडेंट होने चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण दिवस, इस पर भी चर्चा की गई थी। आप लेक्चरार का एग्जाम दे रहे हैं, स्क्रीनिंग का एग्जाम, तो आपसे पूछेगा शिक्षण दिवस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, साथ ही साथ जो है इसमें 180 दिन, यानी कि 180 डे आपको काम करना है। ठीक है, यानी कि एक टीचर को, मगर इसमें जो है वो हमारा एग्जाम डे जो है वो अलग है। ठीक है, एग्जाम डे इसमें इंक्लूड नहीं है। 180 दिन के साथ साथ प्लस आपको एग्जाम डे भी देने हैं, यानी कि एक शिक्षक को, एक प्रोफेसर को 180 दिन तो काम करना है, प्लस जो एग्जाम होते हैं वो दिलाने हैं। साथ ही साथ छात्रों की गुणवत्ता जानने के लिए, छात्रों की गुणवत्ता जानने के लिए, गुणवत्ता की जांच करने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई थी। पहला कैटेगरी बनाई गई थी फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन
दूसरी बनाई सेकंड डिवीजन, थर्ड बनाई थी हमारी थर्ड डिवीजन। मगर उस टाइम पर जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि 75% वाले जो है फर्स्ट डिवीजन में आएंगे और आपके 60 वाले जो है सेकंड डिवीजन में आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, 60 से 55 से 60 और आपके 45 वाले जो हैं वो आपके थर्ड डिवीजन में आएंगे। मगर अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा चल रहा है रेशियो, वो चल रहा है कि जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं वो 60% है और जो सेकंड डिवीजन वाले हैं वो आपके 45% है और जो थर्ड डिवीजन वाले हैं वो 33% है। ये हमारा रेशियो अभी प्रेजेंट टाइम में पासिंग मार्क्स का चल रहा है और आयोग ने इस पर कहा था कि हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं। साथ ही साथ आयोग ने ये कहा था कि आपका 3 लेवल की इन्होंने बनाई शिक्षा, यानी कि आपका स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर और आपका शोध यानी कि रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। आयोग ने ये सिफारिश की कि जो हमारा ग्रेजुएशन होगा वो 3 ईयर का होगा। ठीक है, और जो हमारी मास्टर की डिग्री होगी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा जिसे हम पीजी कहते हैं वो हमारा 2 ईयर का होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो शोध होगा वो न्यूनतम जो है, न्यूनतम समय उसमें 2 ईयर का लगेगा। ठीक है, ये इसमें आयोग ने बताया था, इसकी भी सिफारिश दी थी। साथ ही साथ आयोग ने एक सिफारिश और दी थी। आयोग ने कहा था कि यूसीजी का गठन किया जाए, यानी कि यूसीजी का गठन, यूसीजी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन। इसकी भी स्थापना की जाए, इसकी इसकी स्थापना की जाए। ठीक है, स्थापना की जाए। सवाल देखो बहुत सारे बनेंगे। सवाल यही बन सकता है कि यूसीजी यूसीजी जो है किस शिक्षा आयोग के माध्यम से बनाया गया था, यानी कि किस शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी यूसीजी बनाने की। तो हमारा राधा कृष्ण आयोग ने की थी। फर्स्ट कमीशन था जिसे हम हायर एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। साथ ही साथ जो है एक और जिक्र चला था, यानी कि आप जिक्र ये चला था कि शिक्षा को कौन सी सूची में रखा जाए। ठीक है, शिक्षा को कौन सी सूची में रखा जाए, ये जिक्र चला था। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सा जिक्र था। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, पहले इतना ही रफ कर देते हैं। तो ये कहा गया था कि जो शिक्षा है, यानी कि शिक्षा को कौन सी सूची में रखा जाए, कौन सी सूची में रखा जाए। आप समझ रहे हैं, सूची सूची होती है हमारी 3। एक होती है केंद्रीय सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समावर्ती सूची। केंद्र में क्या होता है, केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार जो है वो हमारा जो है कानून बनाती है। उसके 100 विषय हैं, यानी कि 100 टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हमारा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। और जो एक होता है राज्य सूची, यानी कि स्टेट सूची। स्टेट सूची में जो होता है वो राज्य सरकार कानून बनाती है, वो हमारा 61 है। एक होती है समावर्ती सूची। समावर्ती सूची क्या होती है, वो दोनों मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं। उसके विषय हैं हमारे 57। मगर अगर कुछ विवाद का कारण बनता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो कंट्रोवर्सी के समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। ठीक है, इसको जो है शिक्षा को समावर्ती सूची में रखा गया था, समावर्ती समावर्ती सूची में रखा गया था। मगर इंटरेस्टेड पॉइंट यह है, आप लेक्चरशिप का एग्जाम दे रहे हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए शिक्षा को भारत में समावर्ती सूची में कब रखा गया था। तो आंसर ये मत लगाना कि 1938 के आयोग के माध्यम से रखा गया था, नहीं। जब आयोग ने सिफारिश करी थी उस टाइम पर इसको नहीं रखा गया था, उसके बाद कुछ सालों के बाद रखा गया। यानी कि आप सवाल का आंसर जो देंगे वो ये देंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समावर्ती सूची में रखा गया था। ठीक है, आपको पूछ लेगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको समावर्ती सूची के अंदर रखा गया। समावर्ती सूची में पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके अंदर 1976 में उसमें शिक्षा को जो है हमारा समावर्ती सूची में रखा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी तक क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम आगे जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हम एक एक टॉपिक करके आपको आयोग के बारे में पढ़ाएंगे। आज हमने आपको पढ़ा दिया राधा कृष्ण आयोग। ये फर्स्ट आयोग था, हायर एजुकेशन के लिए था।
इसकी सिफारिशें हमने करा दी, इसके जांच के विषय हमने आपको बता दिए, इस छात्रों की गुणवत्ता बता दी, शिक्षकों की नियुक्ति बता दी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसकी सिफारिश पे बना, राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पे बना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूसीजी की स्थापना कब हुई, 1953 में हुई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को आगे शेयर कर दें। जितने भी मेरे भाई गवर्नमेंट लेक्चरशिप की एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी टीचर एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एलटी लेक्चरार, आपका नवोदय विद्यालय, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, हमारे यूटेट, सीटेट, यूबीटेट, एचटेक, जितने भी टेट हैं, उत्तराखंड टेट है, जितने भी टेट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, सब में अगर जिसके अंदर पैडागोजी पूछी जाती है, आजकल पैडागोजी के अंदर शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे कमीशन पूछे जा रहे हैं। हम एक एक करके सब कमीशनों को पढ़ रहे हैं। जैसे आज हमने राधा कृष्ण कमीशन पढ़ा, अगला हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन या मुदालियर कमीशन। ठीक है, चलिए।